एक्चुअली ये जो नीट एस्पिरेंट्स है इनका मेंटल हेल्थ स्टेटस कैसा होता है? वो पढ़ रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर द क्लासेस, टेस्ट हो रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, देयर इज कांस्टेंट कंपैरिजन एंड एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ एंजाइटी है कि शायद मैंने अभी ये काम कंप्लीट नहीं किया है। एक अनसर्टेनिटी की फीलिंग रहती है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मेरी रैंक आएगी, क्या ऊपर से खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं, फैमिली एक्सपेक्टेशंस हैं। नीट है तो वी विल सर्वाइव, अगर नीट नहीं हुआ सो देन देयर इज नो फ्यूचर and this is really dangerous. But I think now it has become more than a goal. Now NEET की तैयारी करने वाले बच्चे they have become NEET aspirant. We call them NEET aspirant. So again identity associate हो गई है कि future associate हो गया कि अच्छा अगर clear होगा then we have a life. Clear होगा then there is no life ahead. Future ही नहीं दिख रहा बच्चों को। आपकी dietary changes होती हैं, concentrate नहीं कर पा रहे हो आप, self doubt आने लगते हैं, and then suddenly you know this जो ये सिम्टम्स है एकदम से देन इट बिकम्स ईदर डिप्रेशन, ईदर एंजाइटी, समटाइम्स टू एन एक्सटेंट वेयर दे एंड अप देयर लाइफ एज वेल। स्ट्रेस किस मोमेंट पे इतना खतरनाक हो सकता है कि वो मेरे ब्रेन को ये फील करवाना स्टार्ट कर दे कि एंडिंग योर लाइफ इज बेटर देन लिविंग एंड सर्वाइविंग इन दिस? इनफैक्ट स्ट्रेस यूजफुल भी है, हम बोलते हैं उसको यूज स्ट्रेस बोलते हैं। उससे क्या होता है कि स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर कर पाता है, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाता है एंड दैट हेल्प्स देम। बट अगर यही स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हो जाए देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक, स्पेशली जब ये उनकी डेली फंक्शनिंग को इम्पेयर करने लगे। डॉक्टर बनने का सपना लाखों स्टूडेंट्स देखते हैं, बट यही सपना अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्ट्रेस जैसे खतरनाक चीज़ों को ट्रिगर करे तो क्या होता है? कैसे होते हैं इसके सिम्टम्स? कैसे इसको हम लोग इग्नोर ना करके एड्रेस करें? किस तरीके से फैमिली सपोर्ट हमें इससे हेल्प कर सकते हैं? इस वक्त नीट एस्पिरेंट्स के सुसाइड केसेस इन सब चीज़ों को और हाईलाइट कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लाइफ में। आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अरुण सिंह। वेलकम टू द शो डॉक्टर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो आज का जो टॉपिक है, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल रिलेट टू दिस, ये है एग्जाम स्ट्रेस। स्ट्रेस सबके लाइफ में है, बट स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस है बहुत कम लोग उस पर फोकस करते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना सारा बर्डन ऑलरेडी उनके दिमाग में है, उनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, करियर है। तो अभी एक बहुत ही रिसेंटली नीट के जो एस्पिरेंट्स है दे हैव कमिटेड लाइक सुसाइड्स हुए हैं, उनका बहुत सारा स्ट्रेस का न्यूज़ हमारे सामने आ रहा है। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, हम इसी पे डिस्कस करेंगे ताकि ये जो स्टूडेंट्स है जो इतना स्ट्रेस ले रहे हैं आप उनको थोड़ा हेल्प कर दें ताकि उनका भी थोड़ा सा बेटर वो फील करने लगे। सो बिफोर वी गेट इनसाइड द इंटायर कि कैसे क्या होता है, मुझे ये जानना है कि एक्चुअली ये जो नीट एस्पिरेंट्स है इनका मेंटल हेल्थ स्टेटस कैसा होता है? आई थिंक ऑनेस्टली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अप्रिशिएट कि एक स्टूडेंट की लाइफ कितनी रिवॉल्व करती है एक जस्ट एग्ज़ाम के अराउंड। हम लोगों के लिए समझना शायद इतना आसान नहीं है। वो पढ़ रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर द क्लासेस, टेस्ट हो रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, देयर इज़ कांस्टेंट कंपैरिजन एंड एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ एंजाइटी है कि शायद मैंने अभी ये काम कंप्लीट नहीं किया है, शायद बहुत चीज़ें और पढ़ना है मुझे। सो एंड दिस प्रोसेस गोज़ फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड विद दैट एक अनसर्टेनिटी की फीलिंग रहती है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मेरी रैंक आएगी, क्या ऊपर से खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं, फैमिली एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी है स्टूडेंट्स की हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम और एनी अदर एग्ज़ाम। राइट। तो मैं अगर नीट का ही लेके चलूँ, यू नो आई एम श्योर यू ऑल्सो हैव अ लॉट टू से अबाउट दिस, बट ये प्रिपरेशन मेंटली कितना एग्जॉस्टिंग होता है एक स्टूडेंट के लिए? बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। आई थिंक पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये जो अनसर्टेनिटी की फीलिंग है ना कि आप 2 साल 3 साल एंड दिस प्रिपरेशन यूजली स्टार्ट्स अराउंड 15 ईयर्स और 16 ईयर्स ऑफ एज। आप सडनली अपने घर से बहुत दूर चले जाते हो, पीपल गो टू कोटा अलॉट, आप सडनली आइसोलेटेड हो गए हो, ठीक है, आप फ्रेंडशिप आपके पीछे छूट गई है, यू आर जस्ट फोकस ऑन दिस वन एम कि सिलेक्शन होना चाहिए। वो जो अनसर्टिनिटी है कि क्या मेरी रैंक आएगी, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मेरा कॉलेज मेरे को जो पसंद है मुझे वहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दिस वन थिंग। एंड फिर ये जो गोल रहता है कि मेरे को नीट क्लियर करना है,
over these years people, the student, they start identifying themselves with this need है तो we will survive, अगर need नहीं हुआ so then there is no future, and this is really dangerous. एक वो प्रेशर उनके दिमाग में आ जाता है, या तो शायद मतलब ये प्रेशर कहाँ से एक्चुअली बिल्ड होता है, मतलब व्हाट इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ दिस प्रेशर? बहुत सारे सोर्सेज हैं. पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, खुद से खुद की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, एंड देन दे गो टू दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. वो फर्दर पुश करते हैं, कंपटीशन है वहाँ पे. सो इन द एंड ये सारी वॉइसेस, ये दे बिकम जस्ट वन वॉइस इन अ स्टूडेंट हेड, and that creates a lot of pressure. A lot of pressure. Pressure to prove self-worth, pressure to prove to the parents, to ourselves कि नहीं मुझे कुछ करना है. I think that creates the main pressure. तो ये ओवर द ईयर जितना भी ये केसेस आ रहे हैं, आपको लगता है कि प्रेशर पहले से ज़्यादा इस वक्त बढ़ चुका है, मे बी यू नो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो चुके हैं, या फिर हमारा लाइफ जो इतना कॉम्पिटिटिव बन चुका है, इसकी वजह से पूरा सिनेरियो पहले से ज़्यादा और ज़्यादा टेंसफुल हो चुका है? आई थिंक प्रेशर इंक्रीज हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू मी एक एस्पेक्ट में प्रेशर चेंज हुआ है. अर्लियर आई वुड से कि गोल था कि नीट एग्ज़ाम क्लियर करना है. अगर गोल आप अचीव नहीं करोगे तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो आपको सेटबैक होगा या आप गोल अचीव कर लोगे. बट आई थिंक नाउ इट हैज़ बिकम मोर देन अ गोल. नाउ नीट की तैयारी करने वाले बच्चे, दे हैव बिकम नीट एस्पिरेंट, वी कॉल देम नीट एस्पिरेंट. सो अगेन आइडेंटिटी एसोसिएट हो गई है, कि फ्यूचर एसोसिएट हो गया कि अच्छा अगर क्लियर होगा देन वी हैव अ लाइफ, अगर नहीं क्लियर होगा देन देयर इज़ नो लाइफ अहेड. फ्यूचर ही नहीं दिख रहा बच्चों को. ये एक जो मेंटली उनका जो अंदर से इंटरनलाइज जो कर लिया ना उन्होंने, कि अगर एग्ज़ाम क्लियर हो गया तब तो लाइफ सॉर्टेड है, सब कुछ हो जाएगा. अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है सो देन देयर इज़ नो सेल्फ वर्थ, देयर इज़ नो रिस्पेक्ट, देयर इज़ नो आइडेंटिटी. दैट अनसर्टिनिटी क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रेशर. दैट हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग. सो यू नो अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या कुछ भी हो, बट इस टाइम पे हम एग्जाम स्ट्रेस के बारे में बात करें, तो ये मेंटल हेल्थ जो स्टूडेंट्स का है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, मतलब यू नो एग्जॉशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन हमें करें तो. सी एकदम से ऐसा शुरू नहीं होता है कि पढ़ने लगते हो, आप वहाँ जाते हो तो सडनली यू हैव दिस एंजाइटी, डिप्रेशन. इट्स अ स्लो प्रोसेस. धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें बिल्टअप होती है. स्टार्टिंग में जैसे स्लीप डिस्टर्ब होने लगती है, आपकी डाइटरी चेंजेस होती हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो आप, सेल्फ डाउट आने लगते हैं, एंड देन सडनली यू नो दिस जो ये सिम्टम्स है एकदम से देन इट बिकम्स ईदर डिप्रेशन, ईदर एंजाइटी, एंड समटाइम्स टू एन एक्सटेंट वेयर दे एंड अप देयर लाइफ एज वेल. यस. सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ऐसे एकदम से नहीं होता. सो द important thing for any student or the parents is to identify these signs in the early stage. Then only you will be able to help them. तो अगर मैं वो पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात करूँ कि ये है द लास्ट पॉइंट, कि स्ट्रेस किस मोमेंट पे इतना ख़तरनाक हो सकता है कि वो मेरे ब्रेन को ये फील करवाना स्टार्ट कर दे कि एंडिंग योर लाइफ इज़ बेटर देन लिविंग एंड सर्वाइविंग इन दिस. तो आप पूछ रहे हैं कि ये कौन सी स्टेज पे आता है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर कि देखो स्ट्रेस नॉर्मल है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस नॉर्मल है. इनफैक्ट स्ट्रेस यूज़फुल भी है. हम बोलते हैं उसको यूज स्ट्रेस बोलते हैं. उससे क्या होता है कि स्टूडेंट अच्छा से प्रिपेयर कर पाता है, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, एंड दैट हेल्प्स देम. बट अगर यही स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हो जाए देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक, स्पेशली जब ये उनकी डेली फंक्शनिंग को इम्पेयर करने लगे. सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, सडनली वो आइसोलेट हो रहे हैं, वो अपने घर वालों से बात नहीं कर रहे, अपने फ्रेंड से बात नहीं कर रहे, अपने आप को डाउट करने लग गए हैं. सो देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक. फिर होता क्या है कि 3 साइंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं: हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस. दीज आर 3 साइंस ऑफ एनी सोसाइटल बिहेवियर. हेल्पलेसनेस मीन्स कि कोई भी दुनिया में मेरी हेल्प नहीं कर सकता है. होपलेसनेस मीन्स कि फ्यूचर में कोई होप ही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है फ्यूचर में, देयर इज़ नो पॉइंट. एंड देन वर्थलेसनेस, आप खुद की वर्थ, खुद की सेल्फ इस्टीम इतनी कम हो जाती है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता. व्हेन यू हैव दीज 3 साइंस दैट मीन्स इट्स रियली डेंजरस नाउ.
तो ये जो लाइफस्टाइल वो लीड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आई एम नॉट वेरी श्योर कि किसका कितना स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स को ही लेके हम चले तो उनका ये जो 10-15 घंटे का पढ़ाई दिन का, लेस अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू स्लीप, टू फ्रेंड्स, कम सो रहे हैं, 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बाहर हैंग आउट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आई थिंक ये हेल्दी स्टाइल नहीं है। तो ये मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में से एक है ना? ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर डेफिनेटली है। आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो, आप अपने माइंड को रिस्टोर करने के लिए स्पेस ही नहीं दे रहे हो। जैसे आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए सो दैट योर बॉडी कैन फंक्शन बेटर टुमारो, योर माइंड ऑल्सो नीड्स रेस्ट। अगर रेस्ट नहीं करेगा माइंड, फिर से रिस्टोर नहीं होगा, तो ना तो वो अच्छे से सो पाएगा, ना वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, इनफैक्ट मेमोरी भी कम होती है, तो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट अगर माइंड क्रोनिक स्ट्रेस में रहेगा तो उसकी मैनिफेस्टेशन बॉडी में भी आती है। फिर बॉडी फील टायर्ड, एग्जॉस्टेड, हेडेक होगा एंड ओवर परफॉर्मेंस पुअर होएगी। तो मैं अगर एक एक्सपर्ट के तरफ से आपसे ये जानना चाहूँ कि टायर्डनेस तो सबको, हम भी टायर्ड फील करते हैं, बट यू नो उनका टायर्डनेस जो ये मेंटल स्ट्रेस से जा रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कैन यू एक्सप्लेन मी कि डिफरेंस कैसे समझा जाए कि ये नॉर्मल टायर्डनेस, हेडेक नहीं है, बट दिस इज समथिंग जो मेरे ब्रेन वायर को डिफेक्ट कर रहा है? आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन। टायर्डनेस क्या है कि अगर आप मेरे को टायर्डनेस हो रही है, सो आई टेक रेस्ट, मैं 8 घंटे की जगह 9 घंटे सो जाऊंगा, सो इन द मॉर्निंग आई फील फ्रेश, मेरे को अच्छा फील होगा, तो मेरी टायर्डनेस चली जाएगी। बट बर्नआउट अगर हो रहा है, यूजली बर्नआउट होता है। बर्नआउट में क्या होता है कि रेस्ट करने से वो बर्नआउट की स्टेज निकल नहीं जाती है, आपकी मोटिवेशन कम रहेगी, आप इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते हो और आप उसी चीज़ से डिटैच हो जाते हो जिस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा केयर करते हो। फॉर एग्जांपल, जो भी स्टूडेंट है वो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो नीट एग्ज़ाम है। वो उस प्रोसेस से ही इतना डिटैच हो जाता है अगर वो बर्नआउट की स्टेज में चला जाता है। सो बर्नआउट एंड टायर्डनेस बोथ आर different things. And burnout के लिए I think बाहर निकलने के लिए we need to take a break. Break लेना पड़ेगा, but break without guilt is important. So that you give your brain some break and then you restart the journey again. I think this is the process that they should follow. तो ये फटीग या फिर टायर्डनेस जो भी हम बोले, या फिर हेडेक, इन सब सिम्टम्स से आपको क्या लगता है और कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो बिना जाने वो इग्नोर कर जाते हैं, दैट इज एक्चुअली क्लियर इंडिकेटर कि यू आर नॉट वेल? आई थिंक बहुत बेसिक चीज़ें हैं। स्लीप डिस्टर्ब, आई थिंक वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, आपकी डाइटरी चेंजेस हो रहे हैं, आप कम खा रहे हो, आपका इंटरेस्ट उन चीज़ों से कम हो गया जो पहले आप बहुत इन्जॉय करते थे। फॉर एग्जांपल, आपको शायद मूवी देखना पसंद था, आपको बाहर वॉक करना पसंद था, लेकिन अब आप वो चीज़ें इन्जॉय नहीं कर रहे हो। आप धीरे धीरे आइसोलेट होने लगते हो। आप पहले अपने घर वालों को रोज़ फ़ोन कर रहे थे, आप कनेक्टेड फील कर रहे थे, बट सडनली आपने अपने आप को इतना आइसोलेट कर लिया, इतना विड्रॉ कर लिया, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, सेल्फ वर्थ, सेल्फ डाउट आने लग रहे हैं कि नहीं, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता। एंड एज आई मैंशन अर्लियर, signs of hopelessness, helplessness, worthlessness. I think these are the signs that a student very easily ignore. And होता क्या है ना कि उनको लगता है कि ये शायद ये साइन वीकनेस के हैं, बट these are not a sign of weakness. These are a signs कि आपको हेल्प की ज़रूरत है इस टाइम, और आपको जाना भी चाहिए, आपको जाना चाहिए। इनफैक्ट रीचिंग आउट फॉर समवन टू आस्क फॉर हेल्प इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। इसके लिए बहुत लोग कतरा जाते हैं क्योंकि उनको बोलना, ये ओपन अप करना, ये बहुत मतलब सबसे मेजर आई थिंक रीज़न यही होता है कि लोग बोल नहीं पाते हैं। देखो, अवेयरनेस ही नहीं है। सबसे पहले तो उनको तो पता ही नहीं है कि शायद वो इतनी प्रॉब्लम में है। अगर पता भी लग जाए कि नहीं, शायद उनको फील होने लगे कुछ गलत हो रहा है, तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती है, क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस इतनी होती है, प्रूफ करने की इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है, और फिर उनको लगता है कि शायद मैं वीक हूँ, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, शायद दूसरे बच्चे को ऐसा महसूस नहीं हो रहा, तो वो कंपेयर करने लगते हैं। तो आई थिंक इन सब कारणों की वजह से मैक्सिमम लोग तो आई थिंक रीच आउट ही नहीं कर पाते हैं, बोल ही नहीं पाते, वो अंदर ही अंदर घुटते रह जाते हैं। तो यू नो, आपने एक टर्म बहुत बार यूज़ किया, पेरेंट्स, फैमिली। तो इनका एक रोल होता है, बट यू नो हमारे सिंपल घर या मिडिल क्लास फैमिली जहाँ से ये एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सी ड्रीम है
कि मेरा बेटा इसको क्लियर करेगा, कुछ अपने लाइफ में करेगा, हमारे लिए हमारा फ्यूचर का जो सहारा बोलते हैं वो बनेगा। तो इन सब जगह पे पेरेंट्स लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसमें आप क्या बोलना चाहोगे कि उनको एक्चुअली कहाँ पे दे शुड ड्रॉ अ लाइन, दे शुड गिव सम लिबर्टी, और नहीं कि ये सही है? देखो, पेरेंट्स का एक्सपेक्ट करना कि उनका बच्चा बहुत अच्छा करे ये बिल्कुल सही है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, बट क्या होता है ना कि इस प्रोसेस में पेरेंट्स दे अंडर एस्टिमेट अ वेरी कॉमन थिंग, दैट उनका जो बच्चा है वो बहुत क्लोजली लिंक करता है उनकी एक्सपेक्टेशंस को और अपनी सेल्फ वर्थ को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बहुत अच्छा करूँ, मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करूँ, अगर मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ तो सडनली इट्स एन अटैक ऑन माई सेल्फ वर्थ। आई थिंक ये एसोसिएशन पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी चूक हो जाती है। पेरेंट्स चाह रहे हैं बच्चा अच्छा करे, बच्चा चाह रहे हैं मैं मेरे पेरेंट्स को खुश करूँ, ये जो बीच का गैप है ना, आई थिंक इसको समझना ज़रूरी है। तो ये समझने के लिए पेरेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे? कुछ टिप्स उनको दे दीजिए ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स आर डूइंग रॉन्ग, एज यू आर आल्सो सेइंग कि वो रॉन्ग नहीं है, बट अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंट। अप्रोच में यही होना चाहिए कि आउटकम पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। आप बच्चे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो, आप बच्चे की कंसिस्टेंसी को अप्रिशिएट करो, एक प्रोसेस को अप्रिशिएट करो, एंड बच्चे को एक इतना कॉन्फिडेंस दो कि आप जस्ट एक प्रोसेस फॉलो करो, आप अपनी तरफ से बेस्ट करो। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपको ओवरवेल्म फील हो रहा है, तो यू रीच आउट टू मी। आपको बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस पास ऑन करना चाहिए। अगर आप ये करोगे तो बच्चा डेफिनेटली दे विल परफॉर्म वेरी गुड। इस प्रोसेस में अगर उनको ज़रूरत भी होगी तो दे विल रीच आउट टू यू कि मदर और फादर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दैट। आई थिंक ये अप्रोच रहेगी। वो तो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए उनको कुछ अप्रिसिएशन होनी चाहिए, वैलिडेशन होनी चाहिए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको वैलिडेट करो, उसको समझाओ कि ठीक है आई एम विद यू, आपका रिजल्ट आए नहीं आए, आई विल स्टिल लव यू द सेम। जस्ट बिकॉज आपकी रैंक अच्छी आ रही है, आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हो, मैं तभी आपसे प्यार नहीं करूँगा। आई विल स्टिल लव यू बिकॉज यू आर माई चाइल्ड। आई थिंक ये मैसेज अगर बच्चों पे क्लियरली जाएगा तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से बच्चे डरते किससे हैं? कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा या लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, इससे कि मेरे पेरेंट्स का ड्रीम है उसको मैं कंप्लीट नहीं पा। व्हाट इज मोर स्कैरियर टू देम? स्केरी तो दोनों ही है। ठीक है, अगर मैं एज ए स्टूडेंट सोचूं तो एग्ज़ाम फेल होने का डर रहता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि एग्ज़ाम फेल होने का कोई डर नहीं रहता है, लेकिन ज़्यादा डेंजरस या ज़्यादा ओवरवेलमिंग रहता है कि अपने पेरेंट्स को आप लेट डाउन करो। क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए उनकी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। राइट। वो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, उनकी पूरा एक्सपेक्टेशंस पूरा करने का बहुत प्रेशर भी होता है और आपकी मन भी बहुत होता है। एंड व्हेन यू फील दैट यू हैव लेट डाउन योर पेरेंट्स whom you love the most, आई थिंक वो प्रोसेस करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, स्पेशली 15-16 ईयर्स ओल्ड के लिए। तो आपके पास आपके पेशेंट हिस्ट्री में कभी ऐसा आपके पास कोई केस आया है स्टूडेंट्स को लेके? मेरे पास स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो नीट की तैयारी कर रहे थे, आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। तो व्हेन आई आस्क्ड देम कि क्या डर लगता है, एग्ज़ाम ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है या पेरेंट्स का प्रेशर, तो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ ने बोला था कि नहीं, मुझे डर लगता है कि मैं मेरे पेरेंट्स को लेट डाउन ना कर दूँ। राइट। वो प्रेशर है। सो एज ए सोसाइटी, एज एन अडल्ट, आई थिंक हम लोगों को इसी चीज़ पे वर्क करना चाहिए, इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम है और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस उतनी है जितनी आप कर सकते हो। पूरा तो हम कभी नहीं कर सकते। सो आपने बोला कि आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनका मेन कंसर्न क्या होता है? व्हाट दे कम टू यू फॉर? सी, वो डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलते हैं कि मैं मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाऊँगा या मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा। वो थोड़ा सा ऐसे शुरू होते हैं कि सर नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, पहले मैं पढ़ पाता था, आजकल मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहा हूँ लेकिन कुछ माइंड में जा ही नहीं रहा है। पहले मैं फ्रेंड से बात कर लेता था, घर वालों से बात करता था, आजकल मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं करता। पहले मैं कुछ चीज़ें एंजॉय करता था, अब मेरे को वो अच्छी ही नहीं लगती, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आई थिंक ऐसे फीचर्स के साथ लोग अप्रोच करते हैं बिकॉज उनको पता ही नहीं होता कि ये सब चीज़ें गलत हो रही है। दिस इज़ द टाइम टू रीच आउट फॉर हेल्प। तो
ऐसे फीचर्स लेके जब वो आते हैं देन वी कम टू नो कि अच्छा रियल रीज़न ये है कि एग्ज़ाम से डर है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर लें उसका डर बहुत ज़्यादा है। Yes. तो हाउ मच डू यू थिंक कि मेंटल हेल्थ कितना मिस इन्फॉर्म्ड है हमारे सोसाइटी में? बहुत ज़्यादा एंड वो उसका अवेयरनेस ही रीज़न? नहीं है। हम लोग बहुत, आप इसका एग्जांपल लो ना, नीट के लिए आप पेरेंट्स कोटा भेज रहे हैं, पेरेंट्स सीकर भेज रहे हैं, डिफरेंट जगह भेज रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इतना पैसा दे रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं अराउंड दिस होल स्ट्रक्चर, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, इतने टीचर्स है, इतनी फैसिलिटीज़ है, बट कितने इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ के अराउंड वर्क कर रहे हैं बच्चों के लिए, वेरी लेस। उस फाउंडेशन के लिए वर्क कर रहे हैं। आप खुद सोचिए अगर बेसिक फाउंडेशन ही नहीं होगी तो कोई डॉक्टर या कोई IITian कितना ही अच्छा बन पाएगा। और फॉर स्टूडेंट्स आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स आर बाउंड टू फेस फेलियर्स, सेटबैक्स, है ना, अनसर्टिनिटी रहती ही रहती है। और उनको वो डील करना ही नहीं आएगा तो एक लाइफ स्किल ही नहीं सीखी। मतलब योर मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि इट्स ओके टू फेल बट इट्स गुड टू एक्सेप्ट। एब्सोल्युटली, आपको वो रेजिलियंस तो होनी चाहिए ना, आपको पता तो होना चाहिए कि अच्छा फेलियर होगा तो कोई बात नहीं, आई कैन बाउंस बैक अगेन, मैं फिर से कर सकता हूँ, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। आई विल स्टिल हैव, मेरा फ्यूचर फिर भी ब्राइट रहेगा अगर ये एग्ज़ाम हो ना हो। तो ये बेसिक फाउंडेशन के अराउंड कभी बात ही नहीं होती। कितने पेरेंट्स ऐसे बात होती होगी किसी बच्चों की कि कोई बात नहीं बेटा, ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो तो कोई बात नहीं, और बहुत कुछ है, आप और बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसी बातें ज़्यादा नहीं होती हैं, बहुत रेयर बहुत होता है। रेयर होती है। सारा फोकस ये रहता है अच्छा इस कॉलेज में जाना है, तुझे तुझे एम्स में जाना है। द लाइफ हैज़ बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव इन टोटल। मतलब मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल ही इतना कॉम्पिटिटिव बन गया है, एक्सपेक्टेशंस उसके हिसाब से और बढ़ गए हैं और पूरा प्रेशर इन्हीं स्टूडेंट्स पे आ स्टूडेंट्स जाता पे है। आ जाता है, खुद तो वो खुद भी ले लेते हैं, थोड़ा बहुत पेरेंट्स का हो जाता है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से कंपैरिजन से हो जाता है, बहुत प्रेशर है। तो ये जो अभी रिसेंट जो न्यूज़ हेडलाइंस में है कि देयर हैज़ बीन अ नीट पेपर लीक, हाँ, यू नो, इसकी वजह से लोगों मतलब स्टूडेंट्स प्लस पेरेंट्स, मैं ये जर्नी में दोनों को रखूँगी बिकॉज दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इस ठीक है, पूरे जर्नी में। ठीक तो है। इनके ऊपर साइकोलॉजिकली ये कितना इम्पैक्ट करता है कि मैंने एग्ज़ाम दिया, वो पेपर लीक हो गया है, अभी मुझे फिर ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो अभी हुआ है, तो ये साइकोलॉजिकली उनको कितना इफेक्ट करता है? आई थिंक बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आई टेल यू व्हाई। देखो, स्टूडेंट के हाथ में क्या है, वो हार्ड वर्क करे, वो मेहनत करे और वो सेक्रीफाइस करे कि ठीक है 2-3 साल मैंने खूब मेहनत करी, मैंने वो सारी चीज़ें बंद कर दी, शायद मैं जो पसंद करता था, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, सिर्फ उस पर फोकस कर रहा हूँ, ये चीज़ें अब मेरे हाथ में, एंड इसकी वजह से मुझे इन दी एंड मेरे को रिजल्ट आएंगे। बट जब ये पूरा प्रोसेस को जब वो क्वेश्चन करने लगता है कि जिस प्रोसेस के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो ही अनफेयर है, तो वो जो अनसर्टिनिटी और वो जो हेल्पलेसनेस की जो फीलिंग आती है ना, कि आप हेल्पलेसनेस फील करने लगते हो कि मैं कुछ भी कर लूँ, इन दी एंड तो मेरे हाथ में ही नहीं है चीज़ें, द रिजल्ट इज नॉट इन माई द रिजल्ट इज़ नॉट इन माई हैंड, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट, ये जो प्रोसेस है यही फेयर नहीं है, जस्टिस ही नहीं है। तो ये हेल्पलेसनेस की जो फीलिंग आती है, आई थिंक ये बहुत मुश्किल है एक बच्चे को डील कर पाना। एंड नीट में ऐसा ही हुआ है, उन्होंने खूब मेहनत करी, 3-3 साल 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं वो लोग, बट बाद में उनको लगा कि दे हैव बीन चीटेड। कैसे प्रोसेस करेंगे बच्चे? तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि ये जो मुश्किल सा ये मुश्किल दौर जाती है उनके लाइफ में, मे बी सबके रिजल्ट्स अपने एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं आते हैं। हाँ, तो इस मुश्किल दौर से वो कैसे गुजरे, उनको क्या अपने अंदर क्या उनको समझाना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अपार्ट फ्रॉम फेलियर इज़ फाइन? सी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं भी रिफ्लेक्ट बैक करूँ तो अगेन हमारे हाथ में क्या है, हमें पहले ये समझना चाहिए हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। हम हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे एफर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हम और डिसिप्लिन हो सकते हैं, हम कंसिस्टेंट हो सकते हैं। बट अगर हम रिजल्ट्स कभी हमारे हाथ में नहीं होता है, आउटकम्स हमारे हाथ में नहीं होता है। आई थिंक ये स्टूडेंट लेवल पे भी समझना बहुत ज़रूरी है, ये पेरेंट्स लेवल पे भी समझना बहुत ज़रूरी है। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। पेरेंट्स इन चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, मेरा बच्चा डिसिप्लिन्ड है, कंसिस्टेंट है, एफर्ट्स कर रहा है, रिजल्ट आए ना आए वो हमारे हाथ में नहीं है। या उनको बेटर फील करवा सकते हैं, बेटर फील करा सकते हैं कि रिजल्ट आए ना आए कोई बात नहीं, आपने अच्छे से काम किया, आपने अच्छे से प्रोसेस फॉलो किया, दैट इज़ मोर देन इनफ।
आई थिंक बच्चों के लेवल पे भी, पेरेंट्स के लेवल पे भी ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है. अगर ये चीज़ आ जाएगी समझ, तो देन आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, व्हाट ऑल यू डेल्ट विद, क्या था आपका पूरा वो जर्नी, इफ यू कैन से सम वर्ड्स. मैं कोटा गया था व्हेन आई वाज 15 years old. 10th के बाद चला गया था, 2 साल वहाँ पे रहा था. एंड एज ए स्टूडेंट मेरे लिए क्या डिफ़िकल्ट हुआ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम घर से इतनी दूर गया था. मैं हरियाणा से हूँ, कोटा इतनी दूर है, स्टार्टिंग से पेरेंट्स के साथ रहा था, तो आई थिंक वो शिफ्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट था. एंड एज अ चाइल्ड मैं कभी पेरेंट्स से दूर रहा ही नहीं, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था. सेकंड, छोटी छोटी चीज़ें, खाना पीना वहाँ पे डिफरेंट था. द हॉस्टल लाइफ. हॉस्टल लाइफ, मैं एक पीजी में रहता था. ओके. फिर ऑफ कोर्स आप वहाँ पे इंडिया के टॉप बच्चों के साथ कॉम्पीट करने लगते हो, ना चाहते हो. ये भी सी कंपैरिजन होता है. आप शायद अपने स्कूल के क्लास के टॉपर्स रहे थे, बट सडनली वहाँ पे आपको ऐसा लगता है नहीं, बहुत कंपटीशन है, आपके इन सब के साथ कॉम्पीट करना, बिकॉज सीट्स तो लिमिटेड ही है ना. तो कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप होने लगता है. और इस प्रोसेस के अंदर अगेन आपको पता ही नहीं लगता कि शायद आप इतनी सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो. आपको पता ही नहीं होता कि ये नॉर्मल नहीं है. एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या होता है ना कि स्ट्रेस नॉर्मल है, ठीक है, आप इंडिया के टफेस्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, थोड़ा स्ट्रेस नॉर्मल है, वो यूज़फुल भी है. लेकिन सफरिंग जो है ना इसके साथ, वो नॉर्मल नहीं है. हम क्या करते हैं, उस सफरिंग को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं. राइट. ठीक है, प्रेशर तो होता ही है, नींद नहीं आती, कोई ये बात normal नहीं. है. हम इस सफरिंग को ना नॉर्मलाइज कर देते हैं. पेरेंट्स भी कई बार है ना चाहते हुए बोल देते हैं, नहीं बेटा ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो होता ही है, कोई बात नहीं, बकल अप, आप करो. आई थिंक यहाँ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. तो आपके लिए वो सपोर्ट सिस्टम क्या था? मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम ये था कि मेरी बड़ी सिस्टर है, वो वहीं पे थी. राइट. 1 साल मेरे से बड़ी थी, तो वो नेबर ही थे मेरे, वो तो गर्ल्स पीजी में वो रहती थी. तो आई यूज्ड टू गो देयर. वी वुड गो एंड वॉक, हम वॉक कर लेते साथ में. तो मेरे पास सपोर्ट था, मैं ऐसा नहीं कह रहा मेरे पास सपोर्ट नहीं था. ऑफ कोर्स पेरेंट्स, माय डैड खुद डॉक्टर हैं, तो उन्हें पता है कि जर्नी कैसी है. तो ही वॉज ऑलवेज देयर एंड ही यूज्ड टू टेल मी, ही इज़ अ साइकेट्रिस्ट ओनली. ओके. So he used to tell me कि बेटा just focus on the effort, consistent and discipline. Result आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. That was the only message from him. And जब भी फ़ोन पे बात करते तो उन्होंने कभी नहीं पूछा कि पढ़ाई कैसी चल रही है. वो हमेशा पूछते थे बेटा सो रहा है अच्छे से, खा रहा है अच्छे से, अपना ध्यान रख रहा है. Maybe that was the main support system for you, Absolutely. है ना? उस टाइम शायद मेरे को रियलाइज़ नहीं होता था, लेकिन अगर मैं अब सोचूं तो वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी. Never asked me about the studies, never asked me about my ranks. उनका मेन फोकस था कि तू ठीक है, तू अच्छे से खा रहा है, तू अच्छे से सो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं हो रहा ना. So your mental health was always taken care by your family. By my father, by my mother, and of course my sister as well. Right, right. You know, the next section जो हमारा है, the next segment, it's all about the suicidal thoughts. हाँ. It's all about the symptoms जो वो फेस करते हैं. तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि वो किस मोमेंट पे उनके दिमाग में इतना ज़्यादा वायरिंग हो जाती है, या फिर ये दिमाग में आ जाता है कि आई कांट डील विद इट एनी मोर, सुसाइड इज़ बेटर, ईजी. See, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एकदम से बिल्डअप नहीं होता, ये एक ग्रेजुअल बिल्डअप होता है. स्ट्रेस है, स्ट्रेस से डिस्ट्रेस बनता है, डिस्ट्रेस से होपलेसनेस बनता है, आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हो, आप अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लगते हो, सेल्फ डाउट होने लगता है. धीरे धीरे आप एक स्टेज पे पहुंचते हो जहाँ पे आपको ये 3 चीज़ें महसूस होने लगती है. फ्यूचर में कुछ नहीं है, होपलेसनेस, कोई मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा, हेल्पलेसनेस, एंड मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे में वो है ही नहीं, वर्थलेसनेस. तो ये सुसाइड के पहले a lot of people go through a lot of symptoms. हाँ. तो वो क्या सिम्टम्स है जो एज अ पेरेंट किसी मतलब अपने बच्चों में देख लेना चाहिए ताकि वो इसको अवॉइड कर सके, हेल्प कर सके अपने बच्चों को? सबसे इम्पोर्टेंट स्लीप डिस्टर्ब होएगी, डाइटरी हैबिट्स चेंज होएगी, मोटिवेशन नहीं रहेगा, डिटैच हो जाओगे, सोशली आइसोलेट होने लगोगे, क्राइंग स्पेल्स, बच्चों को रोना आता है, बच्चे एंशियस फील करने लगेगा, सेल्फ डाउट होने लगेंगे, किसी चीज़ का मीनिंग नहीं लगेगा, जो चीज़ें पहले एंजॉय करते थे अब वो चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते. इसको बोलते हैं एनीडोनिया, बोलते हैं हम साइकेट्रिक टर्म में. ओके. देयर इज अ टर्म फॉर दिस, एनीडोनिया. एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट? एनीडोनिया मीन्स कि द थिंग दैट यू यूज्ड टू एंजॉय, अब आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते. फॉर एग्जांपल, मुझे टेनिस खेलना बहुत पसंद है, लेकिन अगर मेरे को डिप्रेशन था या डिप्रेशन में हूँ, तो आई वुड नॉट एंजॉय टेनिस नाउ. यू स्टार्ट डिसलाइकिंग इट. यस.
मेरे को वो इन्जॉयमेंट ही नहीं आएगा जिस चीज़ों को मैं पहले बहुत इन्जॉय करता था। शायद मुझे पहले लेस एग्ज़ाम से मुझे बाहर जाके खाना पसंद था फ्रेंड्स के साथ, आई वुड नॉट लाइक इट नाउ। मैं अपने आप को इतना आइसोलेट कर लूँगा। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले दिखने लग जाती है, बट हम उसको इग्नोर करते चले जाते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत बार हमने सुना है, मेरे पास इस पॉडकास्ट के पहले भी आ चुका है कि ये ज़रूर पूछना कि अगर मेरा बच्चा ये बोले कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, व्हाट शुड बी माय फर्स्ट टेक। मैं पहले मतलब ऐसा क्या मुझे उसको बोलना चाहिए ताकि उसको दिलासा दूं कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको डिमोटिवेट करना है, बट समथिंग दैट कैन मोटिवेट एंड समथिंग दैट कैन काम। आई थिंक इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने बच्चे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। डायरेक्टली आप एडवाइस देने के लिए जंप मत करो। आप समझो तो कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है, क्यों उसे लग रहा है कि वो नहीं कर पाएगा। आई थिंक इस टाइम बच्चा बहुत ओवरवेल्म्ड हो रखा है, तभी तो वो ये बोल रहा है। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको ये महसूस कराओ कि यस, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है, और उनको ये महसूस कराना ज़रूरी है कि नो मैटर व्हाट विल हैपन, मैं हूँ आपके साथ। अगर नहीं हो पा रहा है अभी, कोई बात नहीं, टेक ए ब्रेक। जब आपको ठीक लगेगा देन वी कैन डू इट अगेन। आई थिंक दिस शुड बी द अप्रोच। एंड अगर हम लोग इसको मेडिकली या फिर एक्सपर्ट के थ्रू हेल्प लें तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, इफ़ यू टॉक अबाउट योर पेशेंट हिस्ट्रीज? सी, एक्सपर्ट की ज़रूरत इस स्टेज पे शायद नहीं पड़ेगी। अगर बच्चा सिर्फ ये बोल रहा है कि मुझसे नहीं होगा, मुझे शायद तैयारी नहीं होगी, कोई ऐसा बोल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि द बच्चा इज सुसाइडल राइट नाउ। इट्स जस्ट कि सेल्फ डाउट आ रहा है, एक टास्क है वो मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा। इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरे को सडनली कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की ज़रूरत है या मैं सुसाइडल हो रहा हूँ। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इस टाइम, रादर देन डायरेक्टली गिविंग देम एडवाइस, डायरेक्टली मोटिवेटिंग देम, आप समझने की कोशिश करो कि ये जो रीज़न है ये क्यों है, क्यों बच्चा ऐसे बोल रहा है कि मुझसे अब हो नहीं पाएगा। उस रीज़न को समझना ज़रूरी है। अब वो आप खुद समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, आपको लग रहा है कि नहीं आपसे ये नहीं हो पाएगा, देन यू टेक देम टू एन एक्सपर्ट जहाँ पे उस प्रोसेस को वो समझ पाएँ। तो इफ़ आई आस्क यू कि एज एन एक्सपर्ट आपके हिसाब से क्या वो चीज़ है जो पेरेंट्स गलत करते हैं व्हेन अब बच्चा उनके घर में इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम? आई थिंक सबसे गलत कोई कुछ कर सकता है तो लेट्स से उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया बच्चे का एग्ज़ाम के बाद, एंड यू टेल देम कि आई एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम यू, या मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, वो आपने फुलफ़िल नहीं कर पाए हो आप। आई थिंक इससे ज़्यादा गलत कोई कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि जब बच्चा ये सुन रहा है उसको क्या लग रहा है, दैट आई एम नॉट इनफ। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि माई एक्सपेक्टेशंस, मेरी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बच्चे को क्या लग रहा है, बच्चे को लग रहा है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि यू आर नॉट इनफ। तो ये आई थिंक मैसेज बहुत गलत है, जो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो अगर मैं, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपीरियंस विद द पर्टिकुलर स्ट्रेस, ये पूरा जर्नी, आपके आसपास ऐसा कोई था जो इस दौर से गुजरा जिसके लिए ये सपोर्ट सिस्टम नहीं था जो आपके पास था? बहुत सारे बच्चे थे ऐसे। सी, कोटा में इतने बच्चे आते हैं, 98% बच्चों का रिजल्ट नहीं आता है, हार्डली 2-3% बच्चों के रिजल्ट आते हैं। तो आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन स्टूडेंट्स, उनका मेंटल हेल्थ डिग्रेड होते हुए। ऑफ कोर्स उस टाइम पे मेरी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी अबाउट मेंटल हेल्थ, बट अगर नाउ इफ़ आई रिफ्लेक्ट बैक, मैं पीछे जाके सोचूं, सो आई कैन सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग थ्रू दैट सच डिफ़िकल्टीज़। नहीं हो पा रहा है, तैयारी नहीं हो पा रही, शायद रैंक्स अच्छी नहीं आ पा रही है, प्रेशर है। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स शायद फाइनेंशियली इतना एडजस्ट करके उनको भेजते हैं। बच्चों को पता होता है कि मेरे पेरेंट्स ने वहाँ से लोन लेके मुझे वहाँ पे भेजा है, वो एक अलग प्रेशर बिल्ड कर देता है। पेरेंट्स ना बताएं, लेकिन बच्चों को पता लग जाता है कि फाइनेंशियली घर में कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। सो वो और मेहनत करता है, वो और प्रेशर करता है। तो आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज। एंड अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ कि ये स्टूडेंट्स जो एस्पायरिंग जो एस्पिरेंट्स ऑफ नीट है, इनके लिए आप एज एन एक्सपर्ट क्या वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बोलेंगे कि इफ़ दे आर प्लानिंग कि नेक्स्ट ईयर के लिए मैं ये अपियर करूँगा या करूँगी, तो उनको क्या अपने आप में अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए सो दैट दे कैन एक्चुअली फील बेटर अबाउट दिस एग्जाम रादर देन फीलिंग स्ट्रेस्ड?
आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अंडररेटेड थिंग इज स्लीप. स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. बच्चे को लगता है मैं 12 बजे सोऊंगा, 4 बजे उठ जाऊंगा, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ लूँगा, लेकिन वो 4 घंटे ही सो रहा है. स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी स्टूडेंट, फॉर अस एज वेल, Everybody, yes. right. एवरीबडी. तो 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज़ मस्ट. चाहे कुछ हो, चाहे अगले दिन एग्ज़ाम भी हो, ठीक है. उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज. मैं नहीं कह रहा कि आप जिम जाओ, आप बॉडी बनाओ, आप कोई स्पोर्ट्स, आप किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो. हाफ एन आवर भी बहुत सफिशेंट है. चाहे वॉक कर लो, अब सिर्फ रनिंग नहीं होती तो जस्ट गो फॉर अ वॉक. कंप्लीट न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक ये भी काफ़ी Diet. अंडर एप्रिशिएटेड है. और यूजली क्या होता है, बच्चा घर पे जब बच्चा होता है तब तक तो पेरेंट्स, मदर स्पेशली ध्यान रखती है. वो अच्छा प्रोटीन ले रहा है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, जूस पी रहा है, अच्छी डाइट हो रही है, 3 टाइम खा रहा है टाइम से. बट सडनली बच्चा बाहर जाता है तो वहाँ पे कोई ध्यान देने वाला होता नहीं. आप कैंटीन में जो मिल रहा है आप वो खा रहे हो, क्या वो सफिशिएंट है? सो डाइट, आई थिंक गुड प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट. सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. चाहे वो आपको आपके पेरेंट्स से मिले, चाहे आपको अपने ब्रदर सिस्टर से मिले, चाहे अपने फ्रेंड से मिले. आई थिंक ये 4 चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है. You know, ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन मुझे एक चीज़, एक क्वेश्चन अचानक से दिमाग में आया हाँ. कि स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये 3 जो मेन चीज़ें हैं जो हम बहुत फेस करते हैं. यू नो, व्हेन वी आर सैड हम सोच लेते हैं कि आई एम डिप्रेस्ड, बट ये मुझे ये 3 नहीं, एक्चुअली 4, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड सैडनेस एंड पैनिक अटैक्स. तो ये 4 चीज़ों को आप मतलब इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? मुझे कब लगता है कि दिस इज जस्ट सैडनेस बट नॉट डिप्रेशन, बिकॉज उसको भी ओवरथिंक करके लोग नॉर्मल सैडनेस को डिप्रेशन में या फिर ओवरथिंकिंग में लेके जाते हैं. सी सैडनेस तो जस्ट एक इमोशनल स्टेट है जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है. उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं. शायद वो स्टेट थोड़ी देर में ही चेंज हो सकती है. लेट्स से मुझे यहाँ बैठना सैड लग रहा है, लग नहीं रहा है, लेट्स से मुझे ऐसा लग रहा है, द मिनट आई गो आउट आई फील बेटर. शायद मुझे से सैडनेस बहुत फ्लीटिंग सी मूवमेंट होती है. सैडनेस बहुत एक फ्लीटिंग सा इमोशन है. कुछ अच्छा हो जाएगा तो वो सैडनेस चली जाएगी. डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता है. मैं चाहे यहाँ बैठूँ, चाहे मेरे घर पे बैठूँ, चाहे मैं टेनिस खेलने चले जाऊँ, चाहे मैं मूवी देखने चले जाऊँ, चाहे मैं शॉपिंग करने चल जाऊँ, वो मेरी स्टेट चेंज नहीं हो रही है. मैं डिप्रेस हूँ तो मैं उस सब जगह पे डिप्रेस हूँ. बट सैडनेस में ऐसा नहीं होता. सो सैडनेस और डिप्रेशन को ऐसे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. नाउ स्ट्रेस एंड एंजाइटी. स्ट्रेस एंड एंजाइटी देखा जाए तो एक स्पेक्ट्रम पे ही है लेकिन डिफरेंट जोन में. फॉर एग्जांपल एज आई सेड कि थोड़ा स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, वो नॉर्मल है, वो अच्छा भी है, दैट इज़ यू स्ट्रेस. लेकिन जब वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो आपकी डेली इम्पेयरमेंट, आपकी डेली फंक्शनिंग को इम्पेयर करने लगता है, आपकी स्लीप, आपके रिलेशन, आपके करियर, आपका वर्क, देन इट बिकम्स एंजाइटी. एंजाइटी बाय डेफिनेशन मीन्स दैट आपका माइंड एक ऐसी स्टेट में जहाँ पे वो फ्यूचर में ही जी रहा है. यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग दैट हैज़ नॉट हैपेंड येट. एंजाइटी तो उसी चीज़ के लिए ना. एंजाइटी इज अबाउट नीट एग्जाम. नीट एग्जाम अभी हुआ नहीं है, आप सोच रहे हो मैं फेल हो जाऊंगा, फिर क्या होगा, मेरा फ्यूचर नहीं रहेगा. दिस इज एंजाइटी. यस. सो एंजाइटी इज ऑल अबाउट फ्यूचर, अबाउट समथिंग जो अभी तक हुआ ही नहीं है. स्ट्रेस कैन बी एनीथिंग, लाइक कि मेरा कल एग्जाम है तो आई एम स्ट्रेस. सो दिस इज अ डिफरेंस. स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस एंड डिप्रेशन यू मेंशन. एंड पैनिक अटैक्स, पैनिक अटैक का ऐसा सच कोई रीज़न नहीं होता. विदाउट एनी रीज़न सडनली आपको बहुत सिवियर एंजाइटी होने लगती है, दैट इज़ अ पैनिक अटैक. पैनिक अटैक एक एंजाइटी का टाइप ही मान लो जिसका कोई रीज़न नहीं होता. सडनली आपको इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है दैट यू फील दैट योर लाइफ इज़ अबाउट टू एंड. इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं इम्पेंडिंग डूम. आपको फील होने लगता है दैट एवरीथिंग इज़ अबाउट टू एंड. It's that serious. It's that severe. And it lasts for very short period of time. फिर वो चला जाता है. ये ऐसे एपिसोडिक वेव में आता है पैनिक अटैक. इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा खतरनाक है and which one should be? I would say depression. Depression. Depression is really dangerous. And if depression becomes severe, अगर वो severe हो सकता है, then it can end a student or an adult or anyone's life as well. लोग जब डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे जो मेंटल हेल्थ के कंडीशंस है इससे जाते हैं, दे सेल्फ मेडिकेट समटाइम्स.
मतलब मैग्नीशियम टैबलेट ले लिया रात को ताकि मैं थोड़ा सा लेस स्ट्रेस फील कर सकूँ. स्टूडेंट्स भी लेते हैं बिकॉज नाउ अ डेज सब इंटरनेट AI पे डिपेंड होता है. मैं स्ट्रेस हूँ, मैं क्या करूँ. AI तो हमें बता देगा कि यू कैन डू ऑल ऑफ. ये सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ मेडिकेशन, ये कितना मतलब इफेक्टिव है या फिर हार्मफुल, और कितना है? बहुत हार्मफुल है. आई थिंक इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ. पहली बात, साइकेट्रिक मेडिकेशंस आप, आई थिंक ज़्यादातर आप सेल्फ, आई थिंक I'll say it again, आई थिंक साइकेट्रिक मेडिकेशंस तो आप सेल्फ मेडिकेट कर ही नहीं सकते हो. आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए फॉर द साइकेट्रिक मेडिकेशन, एंड दीज आर सप्लीमेंट्स. आपने जैसे मैग्नीशियम का नाम लिया, दीज आर सप्लीमेंट्स, ये मेडिकेशंस नहीं है. दीज आर जस्ट सप्लीमेंट्स. मैग्नीशियम से कोई स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है. मैग्नीशियम से कोई पर्सन डिप्रेशन में है तो उसका डिप्रेशन थोड़ी ठीक हो रहा है. कोई एंजाइटी हो रही है तो मैग्नीशियम इज़ नॉट द सोल्यूशन. तो ये तो AI आपको कुछ भी बता रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हो ब्लाइंडली, तो आप अपना ज़्यादा हार्म कर रहे हो. सो द प्रोसेस इज यू गो टू एन एक्सपर्ट एंड यू सी आपको क्या क्या मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है. ज़रूरी नहीं है कि हर इलाज मेडिकेशन से ही शुरू होता है. क्या पता आपको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है. आपको जस्ट एक अच्छी काउंसलिंग, अच्छी थेरेपी, आप उससे भी ठीक हो सकते हो. बट इफ़ इट रिक्वायर्स मेडिकेशन देन ओनली साइकेट्रिस्ट दे कैन प्रिस्क्राइब यू मेडिकेशन. बाकी कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है. You should always get experts. एब्सोल्युटली, अदरवाइज तो आप अपने आप को इतना हार्म कर रहे हो. एक मतलब सिंस यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस जर्नी, आपका यूजुअल डे एज अ नीट एस्पिरेंट कैसा था? मतलब हाउ वाज योर एंटायर डे? आपको भी स्ट्रेस होता था, एंड आई नो यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट योर सपोर्ट सिस्टम, बट फॉर दोज जो अभी इसमें नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन लेंगे, व्हाट शुड देयर आइडियल डे लुक लाइक स्ट्रेसलेस? सी, मेरा डे अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ तो I would sleep 7 to 8 hours, would wake up, would go for a walk. I like walking in the morning. Would come back, would have my breakfast, and then I would study. और मेरी क्लासेस 2 बजे शुरू होती थी, 2 से शाम तक चलती थी 7-8 बजे तक. So I would go to my class, would come back, would have my dinner. अगर मेरे पढ़ने की इच्छा होती थी तो I would study. I would make sure that I would study like 4-6 hours, 6 hours तो on a daily basis, but I was consistent. ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहा था. 4-6 hours पढ़ रहा था, बट आई वॉज कंसिस्टेंट. मैं मंडे से लेकर संडे तक आई वुड स्टडी एवरी डे 6 hours. कभी ऐसा नहीं करने की कोशिश की मैं रात को नहीं सो रहा हूँ तो मैं सो दैट मैं 12 घंटे पढ़ लूँ. नहीं, चाहे अगले दिन एग्ज़ाम भी हो तब भी आई वुड मेक श्योर कि मैं अच्छे से सो रहा था. सो अगेन, लाइक एज वी डिस्कस, आप अच्छी अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अपनी डाइट से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. आप सोशली आप कनेक्टेड रहो हमेशा. आप अच्छा सपोर्ट सिस्टम रखो. अगर आपको ब्रेक चाहिए तो विदाउट गिल्ट आप ब्रेक ले लो. आई थिंक ये 4-5 चीज़ें आपको करनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. फॉर दोज who couldn't crack the exam, what will be your tips? It's not the end of the world. ऐसा कुछ नहीं है, एक एग्ज़ाम है, ये नहीं हुआ कोई बात नहीं. बिलीव इन द डेस्टिनी, बिलीव इन द यूनिवर्स प्लान फॉर यू. ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, शायद अच्छा ही हुआ आपके लिए, कुछ और अच्छी चीज़ें लिखी हुआ आपके लिए. सो एग्ज़ाम से आपकी लाइफ डिसाइड नहीं हो रही है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट हो, UPSC हो, IIT हो, IIM हो, कोई भी एग्ज़ाम हो. ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं जो इंडिया के, वर्ल्ड के बिलियनियर्स हैं, उन्हें कहाँ कोई IIT नीट किया है. So when I talk about the topics that जो subjects हैं वहाँ पे, not topic, the subjects, do you think कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ ये मेंटल हेल्थ का काउंसलिंग भी ऐड कर देना चाहिए? बहुत ज़रूरी है. आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आई होप ये इंस्टीट्यूट तक रीच आउट करे. एज आई सेड अर्लियर, फाउंडेशन बहुत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है. और स्टूडेंट्स लाइफ में फेलियर, सेटबैक्स, अनसर्टिनिटी, इट्स अ पार्ट. जब उन्हें ये पता ही नहीं है कि इसको कैसे डील करेंगे तो क्या फिजिक्स केमिस्ट्री का करके करेंगे. So before we conclude, if I have missed anything, would you like to see? I just have one message to everyone, especially the students. आप अपने साथ, लाइक आप अपनी तरफ से अच्छे एफर्ट्स करो, आप कंसिस्टेंट रहो, आप डिसिप्लिन रहो. आउटकम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आपको इस जर्नी में
हेल्प की रिक्वायरमेंट महसूस होती है, सो डोंट शाई अवे फ्रॉम रीचिंग आउट फॉर अ हेल्प, बिकॉज रीचिंग आउट फॉर हेल्प इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ. And to the parents, if you want टू to द say पेरेंट्स something. अगेन, आउटकम से बहुत ज़्यादा फोकस मत करो. आप अपने बच्चों की इस जर्नी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो उन्हें मोटिवेट करो, बट अच्छे तरीके से. अगेन कंसिस्टेंट डिसिप्लिन एफर्ट्स, नॉट ऑन द आउटकम्स. Right. You know, so the only thing that we learned is like, you know, it's okay. इट्स ओके. इसको अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ. ये नहीं हुआ तो इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. True, right. बहुत कुछ और अच्छा हो सकता है. मेंटल हेल्थ इज एक्चुअली अभी तक भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है. लोग बोलना भी पसंद, मतलब उनको लगता है कि मैं बोलूँगी ना तो इट विल बी लाइक अ शेम कि वाई शुड आई. मेंटल हेल्थ को लेके थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन, मिसगाइडेंस. थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा है. आप सोचो ना, अडल्ट्स को इतनी प्रॉब्लम होती है ओपन अप होने में, अडल्ट्स ही रीच आउट नहीं करते. एक बच्चे से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो? उसे तो पता भी नहीं है कि शायद ये चीज़ें अब नॉर्मल हैं. राइट. एंड अगेन एज अ सोसाइटी, जैसे मैंने पहले बोला, हमने इस सफरिंग को है ना बहुत नॉर्मलाइज कर रखा है कि इस प्रोसेस के अंदर ये सफरिंग्स होती हैं और ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. आपको नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, टॉलरेट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो सफरिंग को जो हमने नॉर्मलाइज कर रखा है, आई थिंक इसे पहले हमें ठीक करना चाहिए एज अ सोसाइटी, एज अ पेरेंट्स. आई थिंक एक्सपेक्टेशंस को भी हम थोड़ा लोअर डाउन कर सकते हैं. आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट इन अ हेल्दियर वे. राइट. आप ये मैसेज ज़रूर बताओ कि कोई बात नहीं यार, नहीं हुआ कोई बात नहीं, वी आर स्टिल देयर फॉर यू, वी स्टिल लव यू द सेम. आप अच्छा करोगे तो ऐसा नहीं है कि हम आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे. Any other tip you want to give to the to the as a need aspirant yourself? जस्ट इफ़ यू फील लाइक यू नीड हेल्प, आप शर्माओ मत, आप डरो मत, आप रीच आउट करो. चाहे अपने पेरेंट्स को करो, चाहे अपने से बड़ों को किसी को करो, चाहे किसी टीचर को करो, चाहे किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को करो, बट किसी ना किसी को रीच आउट करो. आप खुद से अपने आप को इस प्रोसेस में बहुत तंग मत करो. Never carry the burden. Never carry on the yourself. burden alone. That's the only request that I have. So I'm sure इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारे जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, उनको बहुत सारे जो क्वेरीज थे, डाउट्स थे, उसका आंसर उनको मिला होगा. इन केस यू वांट टू रीच आउट टू योर पेरेंट्स, एक्सपर्ट्स, प्लीज फील फ्री, बिकॉज एज डॉक्टर सेड, इट्स ओके, बट इट्स बेटर टू रीच आउट फॉर हेल्प इफ़ यू नीड. सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब thehealthsite.com. See you next time. Thank you.